एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक सवाल पूछा गया कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप जिंदगी भर करना चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मेडिटेशन। माइंडफुलनेस होने से लाइफ में प्रॉब्लम नहीं बदलती, आपको अभी भी एक्शन लेने की जरूरत होगी। यहाँ लेसन ये है कि माइंडफुलनेस आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम पर रिएक्ट करने की बजाय रेस्पॉन्स करने की परमिशन देता है। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो आपको ओवरथिंकिंग से बचना होगा। दूसरा तरीका है जिसे बचे हुए 10% कामयाब लोग ही अपनाते हैं। वो अपने स्ट्रगल्स को खुशी की नजरों से देखते हैं, वो उसको अपना लर्निंग फेज कहते हैं। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10% हैप्पियर बुक के बारे में, जिसे डैन हैरिस ने लिखा है। ये मेडिटेशन पर लिखी गई अब तक की बेस्ट किताबों में से एक है। इस बुक में राइटर हमें मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं। वो बताते हैं कि आप कैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में और 10% खुश यानी कि हैप्पी हो सकते हैं। यहाँ माइंडफुलनेस का मतलब अपने दिमाग को भरना नहीं है, बल्कि माइंडफुलनेस एक ऐसी स्टेट और फीलिंग होती है जब आप अपने आसपास की हर चीज को महसूस करने लग जाते हैं, जैसे कि हवा को महसूस करना या फिर चिड़िया की आवाज को गौर से सुनना। जेम्स क्लियर बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर हैं। उन्होंने इस बुक को पढ़ा और इसके बारे में अपनी आइडियाज को इस तरह से बताते हैं। मेडिटेशन के बारे में मेरे पहले के बिलीव्स गलत थे। अब मेरे एक्सपीरियंस में मेडिटेशन आपको 10% ज्यादा खुश करता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक सवाल पूछा गया कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप जिंदगी भर करना चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मेडिटेशन। तो आप सब समझ ही सकते हैं कि मेडिटेशन हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कुछ चीजें लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी का फिक्स हिस्सा है, जैसे तेज गुस्सा या मूडी बिहेवियर, लेकिन रियलिटी में ये सीखी हुई स्किल्स हैं। पर्सनैलिटी की फिक्स क्वालिटीज नहीं है। बहुत लोग मानते हैं कि अपनी फील्ड के टॉपर बने रहने के लिए अपने गोल के बारे में टेंशन लेनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए, लेकिन खुश रहकर काम करने से आप जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। लाइफ में कई इंप्रूवमेंट से बहुत कम फर्क पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि आप सब कुछ एक बार में बदल नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेहतर नहीं हो सकते। ज्यादातर मामलों में आप सिर्फ एक एक्टिविटी से बहुत कम ग्रोथ देखेंगे। एक एक्सरसाइज बहुत कम मात्रा में मसल बनाती है, लेकिन लंबे टाइम तक करने से ये सभी मसल्स को मजबूत बना देती है। ऐसे में अगर आप बहुत छोटे रिजल्ट अचीव करते हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कई स्ट्रैटेजी शुरुआत में छोटे रिजल्ट्स ही देती हैं और उन्हें लंबे टाइम तक लगातार बनाए रखने की जरूरत होती है। किताब में हैरिस इस बारे में कमेंट करते हैं कि खुशी के लिए किए गए कामों की कोई सीमा नहीं है। इससे थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन बदलाव जरूर आता है। खुशी की कुंजी इन रोज के छोटे छोटे बदलावों को एक्सेप्ट करने में है। मेडिटेशन आपके माइंड को बैलेंस रखने में यूजफुल है। इसे करने के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस अंदर ले और बाहर छोड़ें, फिर इसे दोहराएं। मेडिटेशन करने के लिए कहीं आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, किसी एक जगह पर फोकस करें और जब भी आप फोकस खो दें तो अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। मेडिटेशन आपको एक पल के लिए अपने मंकी माइंड को शांत करने में मदद करती है। माइंडफुलनेस में बिना इमोशनल अटैचमेंट के ये देखें कि बाहरी और आपके अंदर के विचारों की दुनिया में क्या हो रहा है। माइंडफुलनेस किस चीज पर कितना रिएक्ट करना है इस बारे में अवेयर करता है। बहुत लोग चिंता करते हैं कि अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो वो अपनी बनाई हुई प्रीवियस सेल्फ इमेज को खो सकते हैं और बेहतर बनने के लिए इंस्पायर नहीं होंगे। माइंडफुलनेस का मतलब अपने बारे में अवेयरनेस है। इसमें आप अपने आसपास चल रही चीजों और उन इमोशंस को पहचानते और एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें आप महसूस कर रहे हैं। माइंडफुलनेस से आप इमोशंस को आपकी लाइफ का सब कुछ चलाने की बजाय इस इमोशनल सर्कल से बाहर कदम रखते हैं और इसे दूर से देखते हुए कंट्रोल करते हैं। माइंडफुलनेस होने से लाइफ में प्रॉब्लम नहीं बदलती, आपको अभी भी एक्शन लेने की जरूरत होगी। यहाँ लेसन ये है कि माइंडफुलनेस आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम पर रिएक्ट करने की बजाय रेस्पॉन्स करने की परमिशन देता है। रिएक्ट का मतलब लाइफ में प्रॉब्लम आने पर बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, जबकि रेस्पॉन्स में आप सोच समझकर सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर रिएक्शन देते हैं। इस दुनिया में हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वो एक फिल्टर यानी कि हमारे दिमाग से होकर गुजरता है और हम ये देखने के लिए बहुत कम टाइम बिताते हैं कि ये कैसे काम करता है। माइंडफुलनेस आपको फ्लेक्सिबल सोच वाला इंसान बना देगी, लेकिन ये सभी परेशानियों का इलाज नहीं है जो आपके सभी परेशानियों को ठीक करे या लाइफ के स्ट्रेस को दूर करे। इसके लिए आपको खुशी बढ़ाने वाली एक्टिविटीज करनी होंगी। हार्वर्ड के एक रिसर्च से पता चला है कि पॉजिटिव चीजों पर अटेंशन देने वाले लोगों में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते रहते हैं। दलाई लामा का एक सेल्फिशनेस पर एक प्रिंसिपल है कि मूर्ख सेल्फिश बनने की बजाय समझदार सेल्फिश बनने की कोशिश करें। मूर्ख सेल्फिशनेस तब होती है जब आप सिर्फ अपने फायदे के लिए सेल्फिश बन जाते हैं और उस तरह की एक्टिविटीज पर ध्यान देने लगते हैं। समझदार सेल्फिशनेस तब होती है जब आप दया और साथ दिखाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि इससे आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा होता है और आपको अच्छा महसूस होता है। इसलिए अब लोगों से आई कांटेक्ट बनाएं और मुस्कुराएं। ये आसान सी आदत आपको हर दिन दूसरों के साथ ज्यादा जुड़ाव का एहसास करवाने के साथ ही बेहतर महसूस कराएगी। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ चीजों को होते हुए देखना नहीं है, बल्कि अवेयर होना है कि क्या हो रहा है और कैसे ठीक किया जा सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप चीजों को ठीक करने के लिए एक्शन लें और अपनी बेस्ट क्वालिटी से उसे ठीक करने की कोशिश करें। सफलता के लिए कोशिश करना तब तक ठीक है जब तक आप ये महसूस करते हैं
कि रिजल्ट की बजाय एक्शन आपके कंट्रोल में है। इसलिए जितना हो सके एम्बिशियस बने और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शंस लें। इसे फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना, खुश रहना और रिजल्ट खराब होने पर वापस से बाउंस बैक करना आसान हो जाता है। इस बुक को डीप में समझने के लिए हम इसको 10 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि माइंडफुलनेस क्या है। इस बुक के ऑथर डैन हैरिस एक न्यूज एंकर थे। वो बताते हैं कि वो अपनी न्यूज एंकरिंग के दौरान बहुत सारे शो किया करते थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में पूरा दिन वो न्यूज घूमा करती थी। ऐसे में उन्होंने एक दोस्त से पूछा कि उन्हें इससे छुटकारा पाने के लिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसने कहा, आपको माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना चाहिए। उस टाइम ऑथर को भी माइंडफुलनेस का मतलब पता नहीं चला था, जैसे कि अभी भी बहुत से लोगों को माइंडफुलनेस का मतलब नहीं पता है। दोस्तों, माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को शांत करती है। ये मेडिटेशन से थोड़ी अलग है। माइंडफुलनेस में आप अपने आसपास की चीजों को महसूस करने लग जाते हैं और अपने अंदर जाकर समझते हैं कि आप क्या क्या चीजें सही कर रहे हैं और क्या क्या चीजें गलत कर रहे हैं। हमारी लाइफ में अक्सर ये होता है, जब हम अपने पास्ट और फ्यूचर की टेंशन के चक्कर में अपनी आज को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या करने के लिए बने हैं और क्या कर रहे हैं। ऐसी चीजों में हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। इन्हीं चीजों से छुटकारा पाने के लिए माइंडफुलनेस बना है, जिसमें आप कुछ देर बैठकर ये सोचते हैं कि आप अपने आज को कैसे अच्छा बना सकते हैं और कैसे आप अपने आज को खुलकर जी सकते हैं। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि आखिर ये माइंडफुलनेस को करते कैसे हैं। सबसे पहले आप एक खुली जगह पर बैठ जाएं, अपनी बॉडी को पूरा सीधा रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपने पास एक टाइमर लगाएं। अगर आप इसे पहली बार या फिर कुछ ही दिनों से कर रहे हैं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही टाइमर लगाएं, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, महसूस कीजिए कि आपके पैर क्या कर रहे हैं, आपके हाथ क्या कर रहे हैं। अपनी बॉडी की एनर्जी को महसूस कीजिए। अपनी ब्रीदिंग यानी कि अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। ये सोचिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। अपने दिमाग में जोर डालिए और सोचिए आपका दिमाग इस टाइम क्या सोच रहा है। अपने अंदर तक जाकर समझें कि आप क्या क्या चीजें सही कर रहे हैं और क्या क्या चीजें गलत कर रहे हैं। इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी बॉडी को हल्का महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन में से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो चुका है। ये करने से आप अपने आप को ढंग से पहचान पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आप क्या चीजें सही कर रहे हैं और क्या चीजें गलत कर रहे हैं, और आप अपने आज को खुलकर जी पाएंगे। आप ये चीज पता लगा पाएंगे कि आपको अपने फ्यूचर के लिए आज क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अब हम आज में रहना सीखेंगे। हमें हमेशा अपने आज में जीना चाहिए। ज्यादातर लोग अपने आज को अपना दोस्त नहीं दुश्मन समझते हैं। अगर उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो वो अपने टाइम को दुश्मन समझते हैं। और ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका अपने आज को देखने का नजरिया ही गलत है। अगर आप अपने आज में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी चीज को पाने के लिए जूझ रहे हैं, तो इस चीज को अपना दोस्त बनाएं। उस चीज से हर दिन कुछ नया नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ पुराना हो जाता है, लेकिन आपकी सीखी हुई चीजें कभी भी पुरानी नहीं होंगी। इसलिए आप अपने आज से, अगर वो अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका आज अच्छा नहीं चल रहा है तो उससे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी या फिर एक जॉब का प्रमोशन खो देते हैं। वो किसी और को मिल जाता है। आपको लगता था कि वो आपको मिलना चाहिए क्योंकि आप उसे डिजर्व करते थे, लेकिन वो किसी और को दे दिया जाता है। इस बात को सोचकर ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे और कुछ तो उस काम को ही छोड़ देंगे। इसके बजाय आप इसको एक दूसरे नजरिए से देख सकते हैं। आप इसको एक लेसन, एक लर्निंग के तौर पर महसूस कर सकते हैं। आप इस चीज का पता लगाएं कि जिसको प्रमोशन दिया गया है उसमें और आप में क्या फर्क है। अपनी गलतियों को ढूंढें और दोबारा दोगुनी मेहनत से मौके और दूसरे प्रमोशन के लिए काम करें, ताकि अगली बार वो चीज आपको जरूर मिले। अगर आप अपना अप्रोच चीजों के लिए इस तरीके से रखेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। अब ये जानते हैं कि कैसे पास्ट और फ्यूचर की जरूरत से ज्यादा चिंता आपको आज में जीने से रोकती है। अक्सर टेंशन यंग जनरेशन में देखी जाती है, जो अभी अपना करियर बनाने वाली है। उनको हमेशा लगता है कि अगर हम कुछ अलग हटके सोचेंगे या कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, जिसकी टेंशन में वो कभी भी कुछ अच्छा करते ही नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो कोई कोर्स करना चाहते हैं जिसे ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके घर वाले उन्हें वो करने से मना कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर होता है कि अगर हम इसे करेंगे तो पता नहीं फ्यूचर में हम इससे कुछ अच्छा कर पाएंगे या नहीं, जो कि गलत है। ऑथर बताते हैं कि जब उन्हें जर्नलिज्म पढ़ना था तो उनके घर वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्हें पता चला कि वो उनका पैशन है और वो उसमें कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इस वजह से उन्होंने अपने मन की सुनी और ये किया। कुछ सालों बाद ऑथर एक अच्छे न्यूज एंकर बन चुके हैं और अब अपनी बुक भी लिखते हैं। हम अक्सर तकलीफों में तब आते हैं जब ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जब हम जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाते हैं। हमें जहाँ तक रास्ता नहीं दिख रहा होता हम उसके आगे की सोचने लग जाते हैं। ऐसे में हमें परेशानी से बाहर निकलना आना चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, आगे क्या होगा,
तो आप सबसे पहले जो काम करें उसमें अपना अगला स्टेप रखें। अगर आपको बहुत आगे तक नहीं दिख रहा है तो अब कदम दर कदम बढ़ाते जाएं, जिसके बाद आपको आगे का रास्ता दिखने लग जाएगा। ज्यादातर लोग ये कदम बढ़ाने से डरते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठे आगे के रास्ते के बारे में सोचते रहते हैं और फिर एक टाइम के बाद उस काम को करने के लिए अपना मन बदल लेते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो आपको ओवरथिंकिंग से बचना होगा। आपको हमेशा अपने अगले स्टेप पर फोकस करना होगा, ना कि इस पर फोकस करना होगा कि बहुत आगे क्या होने वाला है। आप अपने अगले स्टेप को अच्छा बनाइए, आपका फ्यूचर हमेशा अच्छा ही बनेगा। दोस्तों, ऑथर अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने की एक और वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि लोग अक्सर अपने आप को भीड़ से कंपेयर करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये काम नहीं कर पाया तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा इंसान वो काम नहीं कर पाया, उसके कुछ और कारण होंगे, लेकिन अगर आप उसके कारण से अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप उस काम को करना चाहते हैं तो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी डेडिकेशन से अपने आप को उस काम के लिए तैयार करें। आप उसमें जरूर सफल होंगे। सही तैयारी के लिए आपको एक और ऑडियो बुक को डिटेल में सुनना चाहिए, पीटर हॉलिंस की द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आप इस ऑडियो बुक को कुको एफएम पर सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक से मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्योंकि मेरे खाने का, सोने का और उठने का टाइम फिक्स नहीं है। इस वजह से मेरी खुशी पर क्या असर पड़ता है, अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। ये ऑडियो बुक आपके सभी सवालों के जवाब देगी और ये बताएगी कि कैसे हम अपनी छोटी आदतों को बदलकर कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। आप भी इस ऑडियो बुक को कुको एफएम पर सुन सकते हैं। और सबसे एक्साइटिंग चीज ये है कि कुको एफएम अपने मंथली सब्सक्रिप्शन में फर्स्ट मंथ के लिए आपको दे रहा है 50% डिस्काउंट, यानी कि 99 की जगह सिर्फ 49 रुपीज में, जिसके लिए आपको यूज करना होगा कूपन कोड RBC50। कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और ये हर महीने 4200 से ज्यादा घंटे के कंटेंट के साथ बढ़ रहा है। 2023 में कुको एफएम पर मंथली 45 लाख घंटे का कंटेंट प्ले किया गया, यानी कि 1.5 लाख घंटे हर रोज। और अगर आप इसे टीवी पर देख रहे हैं तो ये लो स्कैन कोड, जल्दी से स्कैन करो और 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स के मजे उठाओ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब हम RAI के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर हमें समझाते हैं कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं जाता है, अगर आप अपनी जिंदगी की किसी सिचुएशन से या किसी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ जो परेशानियां आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, तो इसके लिए वो एक तरीका बताते हैं जिसे वो कहते हैं RAI। R का मतलब रिकॉग्नाइज, A अलाउ, I इन्वेस्टिगेट। इन चारों पॉइंट से ऑथर ये समझाना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आई हुई परेशानियां क्या सच में वो परेशानी है, या फिर अगर वो सच में परेशानी है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और अपने रियल बिहेवियर में वापस आ सकते हैं। ऑथर सभी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं। स्टेप 1, रिकॉग्नाइज। सबसे पहला स्टेप है पहचानना। अपनी मुश्किलों को पहचानें। जिन्हें आप मुश्किलें बता रहे हैं, क्या वो सच में मुश्किल है या फिर आपको अपना कंफर्ट जोन पुश करना पड़ रहा है। वो कहते हैं ज्यादातर लोग जिसे मुश्किल समझते हैं वो मुश्किल होती ही नहीं है, बल्कि वो खाली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं, जिससे उनका मन होने से रोकता है और उसे मुश्किल मान लेता है। तो सबसे पहले अपनी मुश्किलों को पहचानें, क्या वो मुश्किलें हैं भी या नहीं। स्टेप 2, अलाउ। दूसरा स्टेप है कि अपने दिमाग को शांत रखें और उसे अलाउ करें, यानी कि उसे परमिशन दें कि वो आपकी मुश्किलों को खत्म कर सके। क्योंकि जब आप अपनी मुश्किलों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपका मन उदास हो जाए और आप डिप्रेस हो जाएं, लेकिन उसमें आपको अपने आप पर काबू रखकर अपनी मुश्किलों को खत्म करना है ताकि वो आपको आगे परेशान ना करे। स्टेप 3, इन्वेस्टिगेट। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है इन्वेस्टिगेट, मतलब छानबीन करना। इस टाइम तक आप अपनी मुश्किलों का पता लगा चुके हैं कि वो सच में मुश्किल है या नहीं। अगर हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करते टाइम आपको सबसे जरूरी चीज जो अपने दिमाग में रखनी है वो है छानबीन। आपको पता लगाना है कि ये गलती मेरे सामने कई कारणों से आई है, क्योंकि मुश्किलें हमेशा इंसान ही पैदा करता है। पास्ट में इंसान से कुछ किए गए काम से ही फ्यूचर में उसे मुश्किलें आती हैं। इसलिए आप अपनी मुश्किलों को इन्वेस्टिगेट करें और पता करें कि ये मुश्किलें क्यों आई हैं, और फिर ये कमिटमेंट करें कि आप उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे जिससे ये मुश्किलें आई हैं, ताकि फ्यूचर में मुश्किलें कभी भी ना आए। अब ये समझते हैं कि हमें अपने इंपॉर्टेंट काम को अर्जेंट काम में क्यों बदलना जरूरी है। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर अपने इंपॉर्टेंट काम को अर्जेंट काम में बदलने के लिए कह रहे हैं। इन दोनों को कन्वर्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर इंपॉर्टेंट काम और अर्जेंट काम में क्या फर्क है। एक इंपॉर्टेंट काम वो है जिसे करना आपके लिए जरूरी है, और एक अर्जेंट काम वो है जो पहले इंपॉर्टेंट था लेकिन आपने उसको नहीं किया, जिसकी वजह से अब इस काम को करना आपकी मजबूरी बन चुका है। ऑथर इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। हम सभी जानते हैं कि बिजली का बिल या पानी का बिल भरना कितना जरूरी है, लेकिन कई लोग इसे अक्सर टाइम पर नहीं भरते या तब भरते हैं जब उसे भरने की आखिरी तारीख जा चुकी होती है, जिस वजह से इसको करना उनकी मजबूरी बन जाता है और अपने बाकी सभी काम को छोड़कर इस काम को सबसे पहले करना पड़ता है।
कभी कभी अर्जेंट काम से हमारे दूसरे काम बिगड़ जाते हैं। अर्जेंट काम के चक्कर में कई बार हमारे पूरे दिन का रूटीन बिगड़ जाता है, जिसका असर दूसरे कामों पर दिखने लगता है। यहाँ पर ऑथर ये नहीं कहना चाह रही हैं कि आप अपने हर इंपॉर्टेंट काम को आखिरी टाइम तक टालें ताकि वो आपका अर्जेंट काम बन जाए, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि अपने हर काम को एक अर्जेंट काम के नजरिए से देखें ताकि आप उसको टाइम से पहले खत्म कर सकें। इससे आपका काम जल्दी और अच्छी तरह से पूरा होगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास इंपॉर्टेंट से ज्यादा अर्जेंट काम है, तो आप कुछ टिप्स को फॉलो करके अपने अर्जेंट काम को उसके आखिरी टाइम तक टालने से पहले ही पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली टिप है कि अगर आपको बिजली का बिल भरना है तो जिस दिन आपके पास बिल आए उसको उसी दिन भर दें ताकि आपकी टेंशन उसी वक्त खत्म हो जाए और ये इंपॉर्टेंट काम कभी अर्जेंट काम नहीं बन पाएगा। दूसरी टिप है कि आप हफ्ते में एक ऐसा दिन निकालें जिस दिन आप अपने सारे अर्जेंट काम को पूरा करेंगे। उस दिन आप वो सारे काम करेंगे जिन्हें करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल को पे करना, घर का रेंट देना या और भी जरूरी काम जिन्हें आप और ज्यादा नहीं टाल सकते, उन्हें आप उसी दिन पूरा करेंगे। अब जर्नी को एंजॉय करना शुरू करें। इस चैप्टर में ऑथर बता रहे हैं कि आप कैसे एक महान इंसान बनने की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जर्नी को बिना एंजॉय किए अगर आप एक महान इंसान बन जाएंगे तो आपके पास नाम के साथ साथ शोहरत और पैसा तो बहुत होगा, लेकिन तब आप अपनी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक सर्वे में पता चला है कि 90% लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं वो खाली इसी इस पर फोकस करते हैं कि जल्दी से जल्दी अमीर हो जाएं, ना कि इस पर फोकस करते हैं कि अमीर होने का जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, उसको जी पाएं, क्योंकि प्रोसेस ही आपको वो इंसान बनाएगा जो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी नौसिखिए को आज एक बिजनेस खोलकर दे दें और बोलें कि इसे चलाएं, तो 90% लोग उस बिजनेस में फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास बिजनेस को चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक्सपीरियंस आपके पास तभी आ पाएगा जब आप अपनी जर्नी को मजे से जीते हुए सीखते रहेंगे। अगर आप एक सफल इंसान और एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल यानी कि हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अब आप उस स्ट्रगल को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है जो 90% अनसक्सेसफुल लोग अपनाते हैं, अपने स्ट्रगल को ऐसे देखते हैं जैसे मुश्किल टाइम है जिसमें वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और अपनी परेशानी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। दूसरा तरीका है जिसे बचे हुए 10% कामयाब लोग ही अपनाते हैं। वो अपने स्ट्रगल्स को खुशी की नजरों से देखते हैं, वो उसको अपना लर्निंग फेज कहते हैं। वो मानते हैं कि स्ट्रगल हमें बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आज हमारे पास कम पैसे हैं तो पैसे कमाने के बेहतर तरीके सीखकर उन्हें अप्लाई करके ज्यादा पैसे कमा पाएं। आपको उन 10% लोगों में आना है जो अपने स्ट्रगल को एंजॉय कर रहे हैं, जो अपने स्ट्रगल से हर दिन कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। अपने स्ट्रगल को, अपनी जर्नी को एंजॉय करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप सबसे पहले ये पता करें कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हो सकता है कि आप एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है, अब जब आप पता लगा चुके हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है तो उसके लिए स्ट्रगल करना होगा। अब आपको स्ट्रगल को एंजॉय करना है और उससे हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना है जिससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट है कि 90% लोग खुद को मिले हुए रिजल्ट से परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आप उसमें फेल हो गए, तो 90% लोग रोएंगे और उस बिजनेस को छोड़कर अपनी जॉब में वापस चले जाएंगे। वहीं 10% लोग जिस वजह से फेल हुए हैं उस वजह को ढूंढ लेंगे, उस पर काम करेंगे और अगली बार दुगनी मेहनत से दोबारा बिजनेस शुरू करेंगे और वो सफल हो जाएंगे। वो अपने फेलियर में गलतियां ढूंढकर उन्हें इंप्रूव करेंगे। अब हमें लेट गो को प्रैक्टिस करना सीखना है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सक्सेस को पाने के लिए कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। आप में सक्सेसफुल बनने के लिए कड़ी मेहनत और फोकस के साथ साथ कुछ चीजों को छोड़ देने की काबिलियत होनी चाहिए। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हर बार चीजों को जाने देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। अगर हमने मेहनत की और मिली हुई सक्सेस को जाने दिया तो फिर हमारा इतना टाइम लगाने का फायदा क्या हुआ। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं तो वो सही है। मान लीजिए कि आपने अपना बिजनेस शुरू किया जिसमें आप 2 लोग थे, उसमें से एक पार्टनर आपको आधे रास्ते में छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ढेर सारा लॉस हुआ। अब यहाँ 2 सिचुएशन बन सकती हैं। पहली सिचुएशन में आप उस आदमी को जाने दें और नई मोटिवेशन के साथ दोबारा अपना बिजनेस शुरू करें। दूसरा है उस आदमी को ढूंढें जिससे लॉस हुआ था और जितने का लॉस हुआ था उससे वसूल करें। ज्यादातर लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके अंदर गुस्सा और अहंकार बच जाता है, जिससे आपके अंदर बदले की भावना आ जाएगी। ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो यंग जनरेशन है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। याद रखें, दुनिया में हर दूसरा इंसान आपका फायदा उठाएगा और जरूरत खत्म होने पर आपको छोड़ सकता है। अगर आप ऐसे उनसे गुस्सा ही निकालते रहेंगे और अपने मन में उनके लिए बदले की भावना ही लेकर बैठे रहेंगे तो खुश रहने के लिए आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए ऐसे में आपको पहले तरीके से सोचना होगा। ये सोचें कि अपने मन को शांत करके आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दूसरे इंसान ने जो आपके साथ धोखा किया है उसे अपने फ्यूचर में याद रखिए ताकि आप वो गलती दोबारा ना दोहराएं और अपने ऊपर पूरा फोकस करके दोबारा काम शुरू कर दें।
इस तरह दूसरे इंसान से बदला लेने में टाइम खराब ना करने से आपका टाइम अच्छे कामों में लगेगा और आप दोबारा ज्यादा एनर्जी से अपने काम को कर पाएंगे। अब आपको स्मार्ट और हार्डवर्क के कॉम्बिनेशन की जरूरत है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सफल होने के लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। दिन में 8 घंटे एक रिक्शा वाला भी काम करता है और दिन में 8 घंटे एक एसी में बैठने वाला बिजनेसमैन भी काम करता है, लेकिन दोनों की इनकम में जमीन आसमान का फर्क है। रिक्शा वाला दिन भर हार्डवर्क करता है और वहीं दूसरी ओर बिजनेसमैन हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता है, जिसकी वजह से वो कई गुना ज्यादा पैसा कमा लेता है। यहाँ ऑथर एक चीज क्लियर करते हैं कि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करें और हार्ड वर्क से भरोसा उठा लें। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे और हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वहीं आप सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे और स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल बनने में ज्यादा टाइम लग सकता है। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक स्टोर खोला जहां आप रोज डेली यूज होने वाली चीजें बेचते हैं। हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जाकर अपनी दुकान के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि हमारी दुकान पर आइए और सामान लीजिए। ऐसा करके हो सकता है आप 500, 1000 या 2000 लोगों तक पहुंच जाएं, लेकिन उससे ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा। वही स्मार्ट वर्क से आप कम टाइम में ज्यादा कस्टमर बना सकते हैं। आज का टाइम इंटरनेट का है। आप अपने स्टोर को ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर प्रमोट या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कर सकते हैं। इससे जहां हार्डवर्क से आप सिर्फ 2000 लोगों तक पहुंच पाए थे, वहीं स्मार्ट वर्क से आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट करोड़ों लोग यूज करते हैं और उसमें से लाखों ऐसे लोग हैं जो आपके पास बड़े आराम से आएंगे और आपके सामान को खरीदेंगे। अब हम डैन हैरिस के नजरिए को समझते हैं। डैन हैरिस एक रिटायर्ड रिपोर्टर हैं जो एबीसी न्यूज के लिए काम करते थे। वो नाइट लाइन के एंकर और गुड मॉर्निंग अमेरिका के को एंकर भी रह चुके हैं। उन्होंने वॉर से लेकर बड़े पैमाने पर शूटिंग तक की कई कहानियों की रिपोर्टिंग की है। उन्होंने लाइव वॉर ग्राउंड और एकांत कारावास की भी खबरें दी हैं। अपनी रिपोर्टिंग के लिए हैरिस ने अपने टाइम में एक यंग इराकी पर्सन की रिपोर्टिंग के लिए एडवर्ड आर मूरो अवार्ड भी जीता था। इसके अलावा उन्होंने 2000 में एमी अवार्ड भी जीता। एबी न्यूज के साथ काम करने के दौरान वो अक्सर परेशान हो जाते थे और डिप्रेशन में चले जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें 2004 में ऑन एयर पैनिक अटैक भी आया था। डिप्रेशन से ठीक होने के लिए उन्होंने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की तरफ रुख किया। उस चैलेंजिंग टाइम में ऐसा करने से हैरिस को उम्मीद की किरण मिली। अब उन्होंने एहसास किया कि मेडिटेशन मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जिसने उन्हें अपनी लाइफ के सबसे अंधेरे टाइम से बाहर निकलने में मदद की। डैन हैरिस इस बुक में रेन टेक्निक बताते हैं, जिसका मतलब है रिकॉग्नाइज, अलाउ, इन्वेस्टिगेट एंड नॉन आइडेंटिफिकेशन। मतलब टाइम से पहले अपनी परेशानी को पहचानें, फिर उन इमोशंस को अस्तित्व में आने दें। इसके बाद पता करें कि उन इमोशंस के कारण आपका मूड कैसे बदल गया है। एंड में ध्यान दें कि आपके इमोशंस आपको डिफाइन नहीं करते हैं, बल्कि आप डिसाइड करते हैं कि कैसा फील करना है। 10% हैप्पियर में डैन हैरिस एक स्ट्रेस न्यूज एंकर से एक एक्टिव और हैप्पी मेडिटेटर के रूप में बदलने की अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं। अगर आप भी मेडिटेशन के बारे में डाउट करते हैं तो आज आप जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और मेडिटेशन को खुश रहने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब हम खुश रहने के तरीके के बारे में जानेंगे। कंपैशन यानी कि करुणा की प्रैक्टिस करें। बुक में डैन हैरिस एक न्यूज रिपोर्टर के टाइम के अपने कई एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि उस टाइम उन्होंने दुनिया भर के लोगों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें दलाई लामा का इंटरव्यू उनके यादगार पलों में से एक था। किताब का यह हिस्सा आपको करुणा यानी कि कंपैशन को प्रैक्टिस करने की इंपॉर्टेंस को सिखाता है। दलाई लामा कहते हैं कि अपनी डेली लाइफ में दयालुता को प्रैक्टिस करने से हमें खुश रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमारा ह्यूमन नेचर अपने आप को पहले रखने का है। ये आदत हमारी सेल्फ डिफेंस की जरूरत से डेवलप हुई है। इस आदत से लड़ना अब नॉर्मल लग सकता है, क्योंकि कई बार ये आदत एक ऐसी चीज है जो हमें उस खुशी से दूर रखती है जिसके हम हकदार हैं। अगर आपको दयालुता के बारे में थोड़ा भी डाउट है तो कुछ टाइम के लिए दूसरों के बारे में दयालु बनकर सोचें। करुणा के एहसास में आप ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जब हम दूसरों के प्रति दयालुता के काम करते हैं तो हमारे माइंड में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बदले में जब हम खुश होते हैं तो हम दयालु हो जाते हैं। ये खुशी की कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है। दयालु होने से हम खुश रहते हैं और खुश रहना हमें दयालु बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप सेल्फ डिफेंस या सेल्फिश विचारों से घिरे हों तो चारों ओर देखें। हो सकता है कि उस टाइम आपकी कोई मदद कर सके या आप किसी की मदद कर सके और उसके बाद मदद बांटें। अपने साथ दयालु बने। करुणा के बारे में बात करने के बाद हम कॉन्सेप्ट को बदल नहीं सकते हैं। दूसरों की देखभाल करना जरूरी है, लेकिन उतना ही अपने लिए खड़ा होना भी है। बुक में ऑथर सूफी मुस्लिम्स की एक कहावत बताते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, लेकिन अपने ऊंट को खंबे से भी बांधो। इस कहावत से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी यह हमें सिखाता है कि कुछ होने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन साथ ही एक्शन लेना भी जरूरी है। दूसरा, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी है जहां ये सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप पूरी दुनिया की बात माने बिना उनके साथ दोस्ती से रह सकते हैं। अपनी इंटरनल खुशी पाने के लिए आपको ये पता लगाने की जरूरत है कि आपका खुशी का एहसास कहाँ है। उस खुश एहसास को बनाए रखने के लिए
कहाँ तक दूसरों की बात को मानना चाहिए। बहुत लोग इस परेशानी को अपनी कमी के रूप में देखते हैं, जबकि रियलिटी में ये लिमिटेशन एक पॉजिटिव इशारा होती है। आप अपने लिए इस तरह की जो भी सीमाएं तय करते हैं, वो आपको ये तय करने में मदद कर सकती हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आपकी भी एक सीमा हो सकती है कि आप वीकेंड पे काम नहीं करते हैं, तो आप जानते हैं कि जब भी आपको वीकेंड की शिफ्ट करने के लिए कहा जाए तो नहीं कहना है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि एक लिमिटेशन है। अगर आप इन सीमाओं से लोगों को अपनी बात मनाने के लिए राजी करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा करने के अपनी रीजन की जांच करनी चाहिए कि सच में आप वीकेंड पे काम क्यों नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इस टाइम को अपने बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं, तो खुलकर अपनी बात कहें। यकीन कीजिए, लोग आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे और साथ भी देंगे। उन चीजों की चिंता करें जो मैटर करती हैं। ध्यान रखें, कुछ चीजें आपके टाइम और एनर्जी के लायक हैं, कौन सी लायक हैं और कौन सी नहीं है, इसे अलग करना आपको खुश रहने में मदद करने की कुंजी है। डैन हैरिस सिखाते हैं कि रोज रोज छोटे छोटे फैसले आपकी इमोशनल कंडीशन में बदलाव लाते हैं। इसलिए जब आप किसी चीज के बारे में चिंतित हों, तो अपने आप से पूछें, क्या ये इतना ध्यान देने लायक है। अगर आपकी अटेंशन आपको किसी चीज से निपटने में मदद कर रही है, तो उस पर ध्यान दें। ऐसे में अपनी प्रेजेंट कंडीशन को एंजॉय करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ना करने से नेगेटिव इमोशंस हावी होने लगते हैं। वहीं अगर आपकी चिंता सिर्फ लाइफ में नेगेटिविटी जोड़ती है, तो अपने आप को कंट्रोल करके उस पर ध्यान देने से रुक जाएं। हो सकता है कि आप अपना ध्यान उस विचार से तुरंत हटाने में कैपेबल ना हो, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करने और नेगेटिव इमोशंस को खत्म करने वाले पड़ाव पर लाने के लिए इमोशंस पर कंट्रोल रखने में कैपेबल होना चाहिए। यूजलेस चीजों के बारे में चिंता करने में बहुत ज्यादा टाइम बिताना या जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना सिर्फ खुशी को कम करता है। आज तक हमने यही सीखा है कि हमें हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है। हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने वाले हैं। दुनिया हमारी तरफ क्या फेंकती है, इसे कंट्रोल वाले नहीं है। बेकाबू कंडीशन को संभालने की कोशिश करना आपको इमोशनली हर्ट ही करेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर चिंतित हों, तो अपने आप से पूछें कि क्या ये आपकी एनर्जी के लायक है। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में आ जाएं। ये किसी न किसी आर्टिस्ट की कहानी हम सभी जानते हैं कि वो डिप्रेशन और चैलेंज से गुजरकर कुछ क्रिएट करते हैं। वो अपनी लाइफ में इन नेगेटिव टाइम से गुजरे बिना इफेक्टिव ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन 10% हैप्पियर से हमें पता चलता है कि ये गलत है। खुशी क्रिएटिविटी की दुश्मन नहीं है। दूसरे शब्दों में, खुशी क्रिएटिविटी को नकारती नहीं है। खुशी ढूंढना आपके क्रिएटिव एस्पेक्ट को बंद नहीं करेगा या आपकी इमेजिनेशन को म्यूट नहीं करेगा। इसलिए आपको अपनी आर्ट के लिए डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब हम अपनी चिंता की पिंजरों से मुक्त हो जाते हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी को ज्यादा इफेक्टिव ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आपका माइंड 1 लाख अलग अलग चीजों के बारे में चिंतित नहीं होता है, तो उसके पास सोचने का टाइम होता है। तो दोस्तों, इस बुक से अब तक आपने जो कुछ भी सीखा, उसको एक बार वापस से दोहरा लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे। अपने दिमाग को शांत करने के लिए हमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करनी चाहिए। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से हम पता लगा सकते हैं कि हम हर रोज क्या गलतियां कर रहे हैं और उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। आपने देखा कि कैसे पास्ट और फ्यूचर की जरूरत से ज्यादा चिंता करना फायदा नहीं, नुकसान है। इसलिए आज में खुलकर जिए, अपने स्ट्रगल को एंजॉय करें। एंड में आपने सीखा कि कैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन हमें जल्दी एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बुक 10% हैप्पियर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अब आप इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ आप कुकू FM की ऐप को डाउनलोड करें और यूज करें कूपन कोड RBC50। लाइफ में ऐसे 4 एग्रीमेंट्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। इन चारों एग्रीमेंट को डिटेल में समझने के लिए ये है आपके लिए आपकी अगली बुक समरी। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।